दोस्तों नमस्कार, आपका हमारे YouTube चैनल में बहुत स्वागत है। पटवारी 2025 के लिए जो अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हमने 100% सिलेक्शन वाला मास्टर पेपर तैयार किया गया है, जो कि बहुत ही कठिन मेहनत के साथ एक एक सवाल को छांट कर बनाया गया है, जिसमें से 100% सवाल आने की पूरी संभावना है। तो आप हमारे इस पेपर को देखिए और अधिक से अधिक सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और कमेंट के माध्यम से बताइए आपने कितने सवाल सही किए। और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेते। और हमारी पटवारी से संबंधित सभी वीडियो इस चैनल पर उपलब्ध है, जिसके लिए आप हमारी प्लेलिस्ट पे जाकर के वहां से पटवारी से संबंधित सभी वीडियोस देख सकते हैं। इसके अलावा अन्य भर्तियों से संबंधित सभी जो वीडियो है हमारे चैनल पर उपलब्ध है। आप प्लेलिस्ट में जाकर वहां से अलग से अपनी पेपर के अनुसार एक एक परीक्षा के अनुसार अलग अलग वीडियोस को देखें और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। चैनल को सब्सक्राइब करने से हमारे आने वाली वीडियो की जानकारी आपको आगे मिलती रहेगी। चलिए देखते हैं अपना आज का अपना मास्टर मॉडल पेपर। सवाल देखिए, विश्व का प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का आविष्कार किया गया। तो विश्व का प्रथम जो आपका मैकेनिकल कैलकुलेटर है, इसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया? बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आविष्कार जो है दोस्तों, ये ब्लेज पास्कल के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया? विश्व का प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का जो आविष्कार है, ये ब्लेज पास्कल के द्वारा किया गया। ये कब किया गया था दोस्तों? तो ये आपका 1682 से लेकर 1644 के आसपास किया गया था। और ब्लेज पास्कल आपके कहां के रहने वाले हो जाएंगे? तो ये फ्रांस के रहने वाले आपके हो जाएंगे। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए ये जो कैलकुलेटर है इसको किस नाम से जाना जाता है, तो इसको पास्कल लाइन, अंकगणितीय मशीन या फिर एडिंग मशीन के नाम से भी जाना जाता है। ये आप याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, निम्न में से किस पोर्ट का उपयोग प्रिंटर व स्कैनर को जोड़ने के लिए किया जाता है? जो आपका प्रिंटर होता है और जो आपका स्कैनर होता है, उसको जोड़ने के लिए किस प्रकार के पोर्ट का प्रयोग किया जाता है? महत्वपूर्ण सवाल है। तो पैरेलल पोर्ट का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। पैरेलल पोर्ट जो है दोस्तों, इसका उपयोग प्रिंटर और स्कैनर को जोड़ने के लिए किया जाता है। और इस पोर्ट में आपके ऊपर की साइड दोस्तों 13 छिद्र होते हैं और नीचे की साइड जो है वो 12 छिद्र आपके होते हैं। अगला सवाल देखिए, किस डॉक्यूमेंट एवं वेब पेज को ऊपर से नीचे करने के लिए माउस के किस बटन का प्रयोग किया जाता है? तो किसी डॉक्यूमेंट या वेब पेज को ऊपर से नीचे करने के लिए, यानी ऊपर नीचे करने के लिए माउस के किस बटन का प्रयोग किया जाता है? तो आपको पता होगा दोस्तों, मध्य में जो आपका बटन होता है उससे हम ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये आप याद रखिएगा, ऑप्शन था यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा समूह इनपुट डिवाइसों का समूह है? तो यहाँ पर कौन सा समूह आपका इनपुट डिवाइसों का समूह है दोस्तों? तो जॉयस्टिक, कीबोर्ड, माउस और ट्रैकबॉल। तो यहाँ पर जो दिया गया है जॉयस्टिक, कीबोर्ड, माउस और ट्रैकबॉल, ये आपके इनपुट डिवाइसों का समूह है दोस्तों। प्रिंटर आपका आउटपुट में आता है, ठीक है, मॉनिटर आपका आउटपुट में आता है, तो ये दोनों नहीं होंगे। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, ऐसे सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर सिस्टम के रखरखाव वो मरम्मत के उद्देश्य से बनाए जाते हैं, जो कि रखरखाव के उद्देश्य से और मरम्मत के उद्देश्य से बनाए जाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? तो इन्हें यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहा जाता है। बिल्कुल सही हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ठीक है, अगला सवाल देखिए, माइक्रोसॉफ्ट है। तो माइक्रोसॉफ्ट क्या है दोस्तों? तो माइक्रोसॉफ्ट एक संस्था है, ठीक है, सॉफ्टवेयर बनाने वाली एक संस्था है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। सॉफ्टवेयर का विकास करने वाली एक संस्था आपकी हो जाएगी माइक्रोसॉफ्ट। आपको पता होगा माइक्रोसॉफ्ट जो है दोस्तों, ये किसकी कंपनी है? तो ये आपकी बिल गेट्स की कंपनी हो जाएगी। ये आप याद रखिएगा। बिल गेट्स और पॉल एलन द्वारा 1975 में इसकी स्थापना की गई थी। माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना 1975 में की गई थी, बिल गेट्स और पॉल एलन के द्वारा। पॉल एलन का नाम भी आप याद रख लेना। पॉल एलन के द्वारा माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना 1975 में की गई थी, बिल गेट्स और पॉल एलन के द्वारा। ठीक है, इसका मुख्यालय कहां पर हो जाएगा? तो वॉशिंगटन में इसका मुख्यालय हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किस मेमोरी का उपयोग स्टोरेज एवं डिजिटल डिवाइस के बीच डेटा ट्रांसफर हेतु किया जाता है? तो स्टोरेज और आपका जो डिजिटल डिवाइस होता है उसके बीच डेटा ट्रांसफर के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर दोस्तों आपके फ्लैश मेमोरी का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। फ्लैश मेमोरी जो होती है ये आपकी एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है दोस्तों। ठीक है, नॉन वोलेटाइल चिप आपकी होती है और ये ऐसी मेमोरी होती है जिसमें डेटा पावर यानी पावर अगर सप्लाई अगर आप बंद कर दोगे तो ये इरेज नहीं होता है। तो यहाँ पर फ्लैश मेमोरी आपका राइट आंसर होगा। तो याद रखिएगा, स्टोरेज और डिजिटल डिवाइस के बीच डेटा ट्रांसफर हेतु फ्लैश मेमोरी का प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए दोस्तों, आभासीय मेमोरी है। तो आभासीय मेमोरी आपकी कौन सी हो जाएगी? ठीक है, इमेजिनरी मेमोरी या फिर आपकी आभासी मेमोरी, टेम्पररी मेमोरी आपकी कौन सी हो जाएगी दोस्तों? ये यहाँ पर पूछा गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा? ऑप्शन आपके सामने है। असीमित क्षमता की जो वोलेटाइल मेमोरी होती है दोस्तों, आपकी असीमित क्षमता की जो वोलेटाइल मेमोरी होती है, देखो नॉन वोलेटाइल तो हो ही नहीं सकती। ठीक है, क्योंकि नॉन वोलेटाइल जो होती है वो आपकी स्थायी होती है। तो स्थायी तो हमको देखनी नहीं है, यहाँ पर हमको टेम्पररी वाली देखनी है, इमेजिनरी वाली देखनी है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, असीमित क्षमता की वोलेटाइल मेमोरी। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल देखिए, एमएस वर्ड 2010 में निम्नलिखित में से किस विकल्प का उपयोग केवल अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट को छोड़कर सिलेक्शन से सभी फॉर्मेटिंग को हटाने के लिए किया जाता है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इजी सा सवाल है। अगर आपने कभी एमएस वर्ड यूज में लिया हो तो आपको पता होगा दोस्तों, अगर आपने कुछ डेटा सेलेक्ट कर रखा है जहां पर आपने फॉर्मेटिंग कर रखी है और जहां पर आपने नहीं कर रखी, तो उस फॉर्मेटिंग को हटाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, एमएस एक्सेल 2010 में संपूर्ण पंक्ति का चयन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो एमएस एक्सेल 2010 में अगर आपको संपूर्ण पंक्ति का चयन करना है तो निम्नलिखित में से कौन सी शॉर्टकट की आप प्रयोग में लेंगे दोस्तों? तो शिफ्ट प्लस स्पेस बार आप प्रयोग में लेंगे। कौन सी प्रयोग में लेंगे? शिफ्ट प्लस स्पेस बार। थर्ड आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक GUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो GUI आधारित यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पर आपका कौन सा नहीं है? लाइनक्स मिंट है दोस्तों, एंड्रॉइड भी है, MS विंडोज भी है। MS DOS आपका नहीं है, MS DOS यहाँ पर आपका नहीं है, ये आप याद रखिएगा। MS DOS जो है दोस्तों, इसकी फुल फॉर्म याद रखना, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, इसका आविष्कार जो है ये 1981 में माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा ही किया गया था और इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी दोस्तों? माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला सवाल देखिए, निम्न में से कौन सी कंप्यूटर की भाषा नहीं है? तो कंप्यूटर की भाषा कौन सी नहीं है? बेसिक कंप्यूटर की भाषा होती है, जावा कंप्यूटर की भाषा है, C++ कंप्यूटर की भाषा है, लेकिन पेंट ब्रश जो है दोस्तों ये कंप्यूटर की भाषा नहीं है। अगला सवाल देखिए, स्पाईवेयर क्या है? तो स्पाईवेयर जो होता है दोस्तों ये क्या होता है आपका?
ये सवाल आपका बन सकता है एग्जाम में, तो याद रखिएगा। स्पाईवेयर क्या होता है दोस्तों? ये ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर में गुप्त रूप से डाला जाता है और ये कंप्यूटर को पूरी तरह से कब्जे में ले लेता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि कंप्यूटर में गुप्त रूप से डाला जाता है और अपना डेटा चुरा लेता है दोस्तों। जो भी इंपोर्टेंट जानकारी होती है उनको ये चुरा लेता है, कंप्यूटर को पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लेता है। तो ये स्पाईवेयर होता है आपका, याद रखिएगा। ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, साइबर अपराध रोकथाम कानूनों पर एक प्रस्तुति बनाने, संशोधित करने, प्रदर्शित करने के लिए जिसमें विभिन्न रंगों का पाठ चित्र, एनिमेशन, ध्वनि सहित वीडियो शामिल हो, तो आप किसका प्रयोग करेंगे दोस्तों? तो किस सॉफ्टवेयर का सबसे अधिक अनुशंसा करेंगे? तो यहाँ पर दोस्तों पावर पॉइंट की। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट होगा, क्योंकि दोस्तों सवाल को ध्यान से पढ़िए। सवाल में क्या बोला गया है, अगर आपको दोस्तों क्या करना है, प्रस्तुति बनानी है, पीपीटी बनानी है, या फिर आपको दोस्तों रंगों का पाठ चित्र, एनिमेशन, ध्वनि सहित वीडियो शामिल करने हैं, तो वो किसमें होगा? आपका पावर पॉइंट में होगा। अगला सवाल देखिए, निम्न में से किस प्रोटोकॉल को पुश प्रोटोकॉल भी कहा जाता है? यह पोर्ट 25 को प्रयोग में लेता है। तो पुश प्रोटोकॉल किसे कहा जाता है दोस्तों? तो सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो होता है इसे पुश प्रोटोकॉल भी कहा जाता है और इसमें पोर्ट 25 का प्रयोग में लिया जाता है। ये भी आप याद रखिए। अब यहाँ पर हिंदी के सवाल आपके आ चुके हैं, तो हिंदी के सवाल हम देखने वाले हैं। देखिए, निम्नलिखित में से किस शब्द की संधि सही नहीं है? तो किस शब्द की संधि आपकी सही नहीं है? न प्लस इति नेति, बिल्कुल सही दिया गया दोस्तों। शीत प्लस ऋतु, शीतर्तु, तो यहाँ पर र की मात्रा भी बिल्कुल सही लगी हुई है, ये भी सही आपका। दू प्लस अवस्था, तो दू के साथ विसर्ग लगा हुआ है, प्राप्ति अवस्था, तो दुरावस्था नहीं होगा दोस्तों। देखो दुरावस्था कैसे हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर आ नहीं है, अ है, तो ये क्या होगा? आपका दुरावस्था होगा। ऑप्शन पर यहाँ पर आपका गलत हो गया। क्या होना चाहिए दोस्तों? दुरावस्था होना चाहिए। ठीक है, दुरावस्था यहाँ पर आपका होना चाहिए। ठीक है, रा नहीं होगा, र होगा, ये आप याद रखिए, विसर्ग संधि हो जाएगी। और मात्र प्लस इच्छा में आपका क्या हो जाएगा? मात्र इच्छा हो जाएगा। तो यहाँ पर थोड़ा आपका गलत हो गया। अगला सवाल देखिए, किस क्रम में ला उपसर्ग का सही प्रयोग नहीं हुआ है? तो ला उपसर्ग जो है दोस्तों इसका सही प्रयोग किसमें नहीं हुआ है? तो देखिए, देखो, ला वारिस, फिर ला इलाज, ला परवाह, ला वजह। ला वजह थोड़ी होता है, कुछ बेवजह होता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही नहीं है, ये आप याद रखिएगा। किस विकल्प में ल प्रत्यय नहीं है? तो ल प्रत्यय, तो मंजू, मंजू प्लस ल, मास प्लस ल, श्याम प्लस ल। अतल में नहीं है दोस्तों। अतल में आपका दोस्तों तल जो है ये मूल शब्द है और अ जो है यहाँ पर उपसर्ग हो जाएगा, तो अ प्लस त यहाँ पर होगा, तो यहाँ पर गलत हो गया। निम्न में से कर्मधारय समास के शब्द हैं, तो कर्मधारय समास के शब्द आपके कौन कौन से हो जाएंगे? महत्वपूर्ण सवाल पूछा जाता है दोस्तों। तो शुभागमन जो होता है दोस्तों, ये आपका कर्मधारय समास का उदाहरण है। इसको कैसे तोड़ते हैं हम? शुभ है जो आगमन, शुभागमन। और चरण कमल का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों? कमल रूपी चरण, इसमें भी कर्मधारय समास आपका हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। कर्मधारय समास वाले शब्द हमको ढूंढने थे। ठीक है, अगला सवाल देखिए, निम्न में से किस वर्ग के सभी शब्द पर्याय नहीं है? तो सभी शब्द पर्याय नहीं है, किसमें सभी शब्द पर्याय नहीं है ये आपको बताना है दोस्तों। अचल नग मिरी, सूर्यदेव अमर, तरंगिणी तटिनी सरिता, असी कृपाण सुरिका। तो दोस्तों ध्यान से अगर आप देखोगे तो असी और कृपाण जो है दोस्तों ये तलवार के हैं आपके, और सुरिका जो होता है ये चाकू का होता है। ये आपका प्रीवियस एग्जाम में आया हुआ सवाल है दोस्तों, पीवाईक्यू में आया हुआ सवाल है। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अचल नग मिरी भी आप याद रखिएगा, ये आपके पर्वत के पैराज हो जाएंगे। किस क्रम में विलोम युग्म उचित है? तो किस क्रम में आपके विलोम युग्म उचित हो जाएंगे दोस्तों? निर्दय, स्तुते, परितोष, संतोष, नत, उन्नत, प्रतिवर्ता का उल्टा। तो प्रतिवर्ता का उल्टा बिल्कुल यहाँ पर सही दिया गया है, विलोम युग्म। ठीक है, अगर बाकी की बात की जाए उन्नत का उल्टा क्या होता है दोस्तों? तो उन्नत का उल्टा क्या हो जाएगा? आपका अवनत हो जाएगा। ठीक है, संतोष या परितोष की बात की जाए तो इनका उल्टा क्या हो जाएगा? आपका असंतोष हो जाएगा। तो यहाँ पर असंतोष आपका होना चाहिए। और निर्दय की बात की जाए तो निर्दय नहीं होता है दोस्तों, ये निंदय होता है। क्या होता है? निंदय। तो निंदय का क्या हो जाएगा? आपका स्तुते हो जाएगा। तो यहाँ पर भी आपका करेक्ट होगा। अगला सवाल देखिए, किस विकल्प में वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है? तो किस विकल्प में प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है? जो आपसे आप उत्पन्न हो सजात, जिसकी विवेक बुद्धि स्थिर हो, स्थित प्रज्ञ, समय पर जिसकी बुद्धि ठीक कार्य करे, प्रत्युत्पन्नमति, जो रोका हुआ न हो, अनिरुद्ध। तो यहाँ पर कौन सा दोस्तों आपका जो है वो गलत हो जाएगा। तो जो अपने आप उत्पन्न हो, यानी आपसे आप उत्पन्न हो, उसे कहा जाता है स्वयंभू। क्या कहा जाता है दोस्तों? उसे स्वयंभू कहा जाता है। ठीक है, आप याद रखिएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका गलत हो गया। ठीक है, साथ साथ जो जन्म लेते हैं उन्हें कहा जाता है सजात, जो कि साथ साथ जन्म लेते हैं उन्हें सजात कहा जाता है। अगला सवाल देखिए, किस विकल्प में समश्रुत भिन्नार्थक शब्दों का अर्थभेद सुसंगत है? तो यहाँ पर सुसंगत अर्थभेद आपको देखना है। कोर और कोर यहाँ पर दिया गया है ग्रास और किनारा, तो ये गलत दिया गया है। गलत कैसे हो जाएगा दोस्तों? जो कोर है इसका मतलब होता है किनारा, और जो कोर जिसमें डबल मात्रा है इसका मतलब होता है ग्रास। निश्चल और निश्चल दिया गया है, तो निश्चल यानी सीधा हो जाएगा और निश्चल यानी स्थिर हो जाएगा, तो इसमें भी उल्टा दे दिया। सुधी और सुधी, तो सुधी का मतलब क्या होता है दोस्तों? चेतना होता है। और सुधी का मतलब क्या होता है? जिसमें बड़ी की मात्रा आ रही है आपकी, इसका मतलब होता है विद्वान। इसका मतलब क्या हो जाएगा? विद्वान। और जिसमें छोटी की मात्रा आ रही है इसका मतलब क्या हो जाएगा? आपका चेतना। ठीक है, तो ये तीनों तो गलत हो गए, तो एक ही ऑप्शन आपका बचता है, ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। और उसका मतलब यहाँ पर कठोर हो जाएगा और पुरुष का मतलब नर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्न में से सही वर्तनी वाला शब्द है? तो सही वर्तनी वाला शब्द आपको देखना है दोस्तों। अंतर्भाव, अंतर्द्वंद, अंतर्देशीय, अंतरराष्ट्रीय। अच्छा सवाल है, ऐसा सवाल आपका एग्जाम में डेफिनेटली आएगा दोस्तों। अंतर्भाव बिल्कुल सही दिया गया है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अंतरराष्ट्रीय में क्या गलती करी है इन्होंने? तो अंतरराष्ट्रीय लिखा जाएगा दोस्तों अंतरराष्ट्रीय, इस तरीके से लिखा जाएगा। ठीक है, अंतर्द्वंद को किस तरीके से लिखा जाएगा? तो अंतर्द्वंद को लिखा जाएगा दोस्तों अंतर, फिर यहाँ पर आपका इस तरीके से लिखा जाएगा इसको अंतर्द्वंद। जो र की मात्रा है वो द के ऊपर आएगी। और अंतर्देशीय को किस तरीके से लिखा जाएगा दोस्तों? तो ये भी आप याद रखिए, ये भी पूछा जा सकता है आपको। अंतर्देशीय को इस तरीके से लिखा जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपकी र की मात्रा आ गई और ये अंतर्देशीय हो गया। ठीक है, अगला सवाल देखिए, निम्न में से सही वाक्य है? तो सही वाक्य आपका कौन सा हो जाएगा? बता दीजिए। शायद मैं कल आऊंगा, शायद मैं कल आऊं, मैं शायद कल आऊंगा, उपयुक्त सभी अशुद्ध है। तो यहाँ पर सही आपका क्या हो जाएगा? देखो, मैं शायद कल आऊंगा, ये सही नहीं हो सकता क्योंकि शायद आपका बाद में नहीं आएगा, शायद आपका पहले आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या करेक्ट हो जाएगा? शायद मैं कल आऊं, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। ये आप याद रखिए। अगला सवाल देखिए, निम्न में से किस क्रमांक में लोकोक्ति नहीं है? तो किस क्रमांक में आपकी लोकोक्ति नहीं है? तो दोस्तों यानी कि यहाँ पर ये पूछा जा रहा है किस क्रमांक में आपका मुहावरा है। तो आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा, आकाश के तारे तोड़ना, तो जिसके भी पीछे आपका ना आता है दोस्तों लगभग उनमें मुहावरा होता है आपका। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है ये आपका मुहावरा है, लोकोक्ति नहीं है। अगला सवाल देखिए, मैनिपुलेशन के लिए हिंदी पारिभाषिक शब्द है। तो मैनिपुलेशन जो होता है दोस्तों इसके लिए हिंदी पारिभाषिक शब्द आपका कौन सा हो जाएगा? यानी कौन सा नहीं है ये पूछा है यहाँ पर, कौन सा नहीं है? तो हस्तकौशल, जोड़ तोड़ और प्रकलन, ये आपके मैनिपुलेशन के अर्थ होते हैं दोस्तों। अतिशयता जो है ये मैनिपुलेशन का अर्थ नहीं होता है। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा।
अगला सवाल देखिए, यहाँ पर ये करंट अफेयर के सवाल आपके शुरू हो चुके हैं। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी जो आपका यूएनडीपी है दोस्तों, उसके द्वारा जारी विकास रिपोर्ट 2025 में भारत का स्थान कौन सा है? तो दोस्तों मानव विकास रिपोर्ट में भारत का स्थान 130 हो जाएगा, ठीक है। और अगर प्रथम स्थान आपसे पूछा जाए तो इसमें दोस्तों आपका प्रथम स्थान नॉर्वे का हो जाएगा, ठीक है। तो मानव विकास रिपोर्ट 2025 में प्रथम स्थान नॉर्वे का है, भारत का स्थान 130वां है, ये आप याद रखिए। अगला सवाल देखिए, मई 2025 में किस राज्य को भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया? तो भारत का पूर्ण साक्षर राज्य किस राज्य को घोषित किया गया, यह आपसे पूछा गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, पूछा जाएगा दोस्तों। तो मिजोरम को घोषित किया गया। किसे घोषित किया गया दोस्तों? मिजोरम को घोषित किया गया है प्रथम पूर्ण साक्षर राज्य। और यहाँ की साक्षरता दर कितनी हो जाएगी? लगभग 98 के आसपास हो जाएगी दोस्तों, 98.20। अगला सवाल देखिए, भारत का कौन सा शहर WHO के ग्लोबल नेटवर्क फॉर फ्रेंडली सिटीज एंड कम्युनिटीज में शामिल हुआ? तो ग्लोबल नेटवर्क फॉर फ्रेंडली सिटीज एंड कम्युनिटीज में शामिल हुआ, तो यहाँ पर कोझिकोड हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। महत्वपूर्ण सवाल है, ये सवाल आपको करंट अफेयर में करवाया हुआ है। अगला सवाल देखिए, डीआरडीओ ने किसके साथ मिलकर मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइन का सफल परीक्षण किया? तो मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइन का सफल परीक्षण किसके साथ मिलकर किया है? डीआरडीओ ने। तो ये नौसेना के साथ मिलकर किया है। किसके साथ मिलकर किया दोस्तों? नौसेना के साथ मिलकर किया। मिजोरम राष्ट्रीय रेलवे नेटवर्क से जुड़ने वाला पूर्वोत्तर भारत का कौन सा राज्य है? तो मिजोरम जो है ये रेलवे नेटवर्क से जुड़ चुका है। तो इसमें ये पूछा गया है पूर्वोत्तर भारत का ये कौन सा राज्य है? तो पूर्वोत्तर भारत का ये चौथा राज्य हो जाएगा जो कि रेलवे नेटवर्क से जुड़ा है, ये आप याद रखिएगा। पहला कौन सा था? पहला आपका अरुणाचल प्रदेश था दोस्तों, ठीक है। दूसरा कौन सा था? दूसरा असम था, दूसरा असम हो जाएगा। तीसरा आपका त्रिपुरा हो जाएगा, ये आपका चौथा है जो कि रेलवे नेटवर्क से जुड़ा है। तो अरुणाचल प्रदेश, असम, त्रिपुरा और ये आपका चौथा है मिजोरम। हाल ही में चर्चा में रहा भागवास्त्र क्या है? तो भागवास्त्र जो है दोस्तों ये आपका क्या हो जाएगा? तो ये एंटी ड्रोन सिस्टम हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। हाल ही में किस नगर निगम ने रूस के सेवेरोडोविन्स्क शहर के साथ समझौता किया है? तो रूस के द्वारा समझौता किया गया दोस्तों सेवेरोडोविन्स्क शहर के साथ। तो ये किस नगर निगम ने किया है? इंदौर, उदयपुर, भोपाल, जयपुर। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो जयपुर नगर निगम राजस्थान वाला जो है दोस्तों, इसके द्वारा ये समझौता किया गया है, याद रखिएगा, ठीक है, उसके साथ। अगला सवाल देखिए, अप्रैल मई 2025 में आयोजित प्रथम एशियाई अंडर 15 और अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत ने क्रमशः कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो दोस्तों आपकी अप्रैल मई में एशियाई अंडर 15 और अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप हुई थी। कौन सी चैंपियनशिप हुई? मुक्केबाजी चैंपियनशिप हुई थी। तो इसमें भारत में क्रमशः कितने स्वर्ण पदक जीते हैं दोस्तों? अंडर 15 में और अंडर 17 में। तो कितने जीते दोस्तों? यहाँ के तो 11 और 4 जीते हैं। 15 में 11 स्वर्ण पदक और अंडर 17 में 4 स्वर्ण पदक। इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था? ये आप याद रखना दोस्तों, ये पूछा जा सकता है। इसका आयोजन हुआ था अम्मान, जॉर्डन में, ठीक है। जॉर्डन में इसका आयोजन हुआ था, ये आपसे पूछा जा सकता है, जो कि मुझे लगता है अम्मान, जॉर्डन आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि स्वर्ण पदक मुश्किल है पूछना, अम्मान, जॉर्डन आपका पूछा जा सकता है। अगला सवाल देखिए, माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली पहली भारतीय दृष्टिबाधित महिला कौन है? तो पहली भारतीय दोस्तों इंपोर्टेंट है। तो माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली पहली भारतीय दृष्टिबाधित महिला कौन हो जाएगी आपकी? तो ये छोजिन अंगमो हो जाएगी। कौन हो जाएगी? छोजिन अंगमो हो जाएगी। ये आप याद रखिए, इंपोर्टेंट सवाल है, पूछा जा सकता है क्योंकि पहली बार हुआ है। कोई चीज अगर आपकी पहली बार होती है तो एग्जाम में जरूर पूछी जाती है। तो माउंट एवरेस्ट पर फतह करने वाली पहली भारतीय दृष्टिबाधित महिला और दुनिया की 5वीं है आपकी। अगर दुनिया की पूछी जाए तो दुनिया की तो 5वीं है और भारतीय पहली है, छोजिन अंगमो। अगला सवाल देखिए, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मई 2025 में किसकी अध्यक्षता में लोक लेखा समिति का गठन किया? तो भैया लोक लेखा समिति के बारे में पूछा गया है। तो लोक लेखा समिति का अध्यक्ष किसको बनाया गया है दोस्तों आपके? तो के.सी. वेणुगोपाल को बनाया गया। किसको बनाया गया? के.सी. वेणुगोपाल को बनाया गया है, ठीक है। इंपोर्टेंट सवाल है। और अगर आपसे पूछा जाए प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो वहां पे संजय जायसवाल को बनाया गया है प्राक्कलन समिति का, जिसे अनुमान समिति भी कहा जाता है। और सार्वजनिक उपक्रम समिति का किसे बनाया गया? तो वैजयंत पांडा को सार्वजनिक उपक्रम समिति का बनाया गया है। 3 समिति आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारत की विधायिका में शामिल है। तो 1919 का जो आपका अधिनियम है दोस्तों, इसमें भारत की विधायिका में क्या क्या शामिल है? तो दोस्तों यहाँ पर गवर्नर जनरल आपका शामिल नहीं है, राज्य परिषद और विधानसभा आपकी शामिल थी भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत। तो राज्य परिषद और विधानसभा यहाँ पर आपकी हो जाएगी, ठीक है। विधानसभा आपका निम्न सदन हो जाएगा, ठीक है, और राज्य परिषद आपका उच्च सदन हो जाएगा 1919 के अकॉर्डिंग। अगला सवाल देखिए, निम्न में से किस टीकाकार ने कहा कि अपना संविधान बनाते समय भारतीयों ने नियति के साथ साक्षात्कार में कोई चूक नहीं की है? तो अपना संविधान बनाते समय भारतीयों ने नियति के साक्षात्कार में कोई चूक नहीं की है, ये प्रसिद्ध कथन जो है दोस्तों, ये ग्रेनविल ऑस्टिन का है। किसका हो जाएगा? ग्रेनविल ऑस्टिन। महत्वपूर्ण सवाल, ठीक है। ये आपका दोस्तों एग्जाम में काफी बार आ चुका है, याद रखिएगा। भारतीय संविधान में संघीय शब्द कहां प्रयुक्त हुआ है? तो बताइए दोस्तों, भारतीय संविधान में संघीय शब्द आपका कहां पर प्रयुक्त हुआ है? संविधान के बाद थर्ड में, अनुच्छेद 368 में, या कहीं पर भी प्रयुक्त नहीं हुआ है, या फिर आपकी प्रस्तावना में प्रयुक्त हुआ है? तो संघीय शब्द जो है ये आपका कहीं पर भी प्रयुक्त नहीं हुआ है। ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर दोस्तों आपको सम्मिलित करना है, ठीक है। प्रशासनिक उपबंध और अनुसूची आपकी दी गई है, इजी सा सवाल है, आराम से अगर मिलान करते हो तो हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। बताइए क्या राइट आंसर आपका हो जाएगा? तो देखो सबसे पहले इसको पकड़िए, असम, अमे मित्री, इसको हम कैसे याद रखते हैं? अमे मित्री से याद रखते हैं, अमे मित्री। ये 4 राज्य काफी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, असम, मेघालय, मिजोरम और आपके त्रिपुरा के जनजातीय क्षेत्र किसमें आ जाएंगे दोस्तों आपके? तो ये आपकी 6ठी अनुसूची में आ जाएंगे। तो ए में तो आपका 4 हो गया, 2 ऑप्शन में दिया गया है, तो ए में आपका 4 हो गया। अगर आप दोस्तों अखिल भारतीय सेवाओं को पकड़ेंगे तो अखिल भारतीय सेवाएं जो है आपकी 7वीं अनुसूची में आ जाएगी। और भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक किसमें आ जाएगा आपका? तो ये आपका दूसरी अनुसूची में आ जाएगा। और अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजातियों का नियंत्रण किसमें आ जाएगा? आपका 5वीं अनुसूची में आ जाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 में वर्णित निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए। राष्ट्रपति को संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति होती है। तो ये बात बिल्कुल सही है, राष्ट्रपति अगर चाहे तो संसद के विश्रांति काल में भी अध्यादेश प्रख्यापित कर सकता है। इस अनुच्छेद के अधीन प्रख्यापित अध्यादेश का वही बल वो प्रभाव होगा जो संसद के अधिनियम का होता है। ये बात भी बिल्कुल सही है, ऐसा अध्यादेश राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय वापस लिया जा सकता है। तो ये बात भी आपकी सही है, तीनों कथन यहाँ पर आपके सही हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद की सदस्यता की योग्यताओं तथा अयोग्यताओं को परिभाषित करता है? तो मात्र यहाँ पर आपको अनुच्छेद याद रखना है, बस कुछ भी नहीं करना। जहां पर आपकी योग्यता दी गई है, अयोग्यता दी गई है संसद के सदस्यों की, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका दोस्तों? 84 और 102 हो जाएगा। यहाँ पर आपकी संसद की सदस्यता की योग्यता और अयोग्यताओं के बारे में दिया गया है, 84 और 102। अगला सवाल देखिए, भारत में द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग किस वर्ष गठित किया गया? तो द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग आपका किस वर्ष गठित किया गया? यहाँ से पूछा गया दोस्तों, बताइए। देखिए
द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग जो है दोस्तों यहाँ पर 2005 में गठित किया गया। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग की बात की जाए तो वो आपका 1966 में गठित किया गया था दोस्तों, मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में। और 2005 में जो आपका द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग है दोस्तों, ये एम वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में गठित किया गया। किसकी अध्यक्षता में? एम वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में ये गठित किया गया, ये आप याद रखिए। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर आपको दोस्तों ज्योग्राफी के सवाल शुरू हो चुके हैं। नदी और सहायक नदी दी गई है, मिलाइए। सतलज की सहायक नदी, यमुना की सहायक नदी, गोदावरी की सहायक नदी, प्राप्ति दामोदर की सहायक नदी कौन सी हो जाएगी? तो बताइए राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। तो सतलज की सहायक नदी आपकी हो जाएगी स्पीति, याद रखिए। यमुना की सहायक नदी आपकी हो जाएगी गिरी यमुना की सहायक नदी है। यमुना की और भी सहायक नदियां जैसे हिंडन है, सेंगर है, टोंस, चंबल, सिंध, केन, बेतवा, ये यमुना की सहायक नदियां हैं। दामोदर की सहायक नदी अगर आपसे पूछी जाए तो बराकर जो है ये दोस्तों दामोदर की सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो ये बराकर वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती है। बराकर जो है दामोदर की सबसे बड़ी सहायक नदी है। और मंजरा तो आपको पता होगा, मंजरा, इसके अलावा आपकी अगर प्रखरा दे दी जाए, मंजरा, प्रखरा, इसके अलावा पूर्णा, प्राणहिता, ये किसकी सहायक नदियां है दोस्तों? ये सब आपकी गोदावरी की सहायक नदियां हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, भारत की निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं को पश्चिम से पूर्व की ओर व्यवस्थित करें। तो पश्चिम से पूर्व की ओर व्यवस्थित करना यानी कि इधर से आपको इधर चलना है। मेकाल श्रृंखला, अरावली श्रृंखला, देखो मेकाल श्रृंखला यहाँ पर दी गई है, एमपी में हो जाएगी आपकी। अरावली श्रृंखला जो है यहाँ की राजस्थान में हो जाएगी, ठीक है, गुजरात और राजस्थान में। अजंता श्रृंखला यहाँ पर दी गई है, अजंता श्रृंखला आपकी महाराष्ट्र में हो जाएगी। हजारीबाग आपका झारखंड में हो जाएगा, छोटा नागपुर पठार की साइड। तो यहाँ पर सबसे पहले आपकी अरावली आ जाएगी, ठीक है, फिर आपकी अजंता की पहाड़ी आ जाएगी, फिर आपकी यहाँ पर मेघालय आ जाएगी, फिर यहाँ पर आपकी दोस्तों हजारीबाग श्रृंखला आ जाएगी। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। भारत की सबसे बड़ी भूमिगत जल विद्युत परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? तो सबसे बड़ी भूमिगत जल विद्युत परियोजना आपकी किस नदी पर हो जाएगी दोस्तों? तो ये आपकी सतलज नदी पर हो जाएगी, नाथपा झाकड़ी। तो नाथपा झाकड़ी जो परियोजना है दोस्तों, ये आपकी हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पर सबसे बड़ी भूमिगत जल विद्युत परियोजना है। अगला सवाल देखिए, बेलूर, शिवपुरी, टीटागढ़ एवं नेहाटी का संबंध भारत के किस औद्योगिक प्रदेश से है? तो बेलूर, शिवपुरी, टीटागढ़, नेहाटी का संबंध भारत के किस औद्योगिक प्रदेश से है दोस्तों? महत्वपूर्ण सवाल है, इनका संबंध आपका हुगली औद्योगिक प्रदेश से हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित आपका नहीं है? तो कौन यहाँ पर आपका सुमेलित नहीं है? क्वेश्चन नंबर 49 का राइट आंसर बताइए दोस्तों। अच्छा सवाल है आपका। अमगुरी जो है ये पेट्रोलियम से संबंधित है और अमगुरी आपका कहां पर हो जाएगा? तो ये आपका असम में हो जाएगा, ठीक है। लांचगढ़ जो है दोस्तों ये आपका बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है और ये आपका कहां पर हो जाएगा? तो ये आपका ओडिशा में हो जाएगा। इसके अलावा कामपट्टी दिया गया है, कामपट्टी जो है दोस्तों ये महाराष्ट्र का हो जाएगा और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? ये कोयला के लिए प्रसिद्ध है। कामपट्टी महाराष्ट्र का कोयला के लिए प्रसिद्ध है, तो ये आपका गलत हो गया। बेल्लारी आपका लोएस्क के लिए प्रसिद्ध है। बेल्लारी काफी बार एग्जाम पूछा जाता है, कर्नाटक, बेल्लारी कर्नाटक में हो जाएगा, लोएस्क के लिए आपका प्रसिद्ध है। अगला सवाल देखिए, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? तो सबसे लंबी तटरेखा आपकी गुजरात राज्य की हो जाएगी दोस्तों। कितनी है? 12-14 किलोमीटर। 12-14 किलोमीटर इसकी लंबाई हो जाएगी, ये आप याद रखिए, ठीक है। और भारत की तटरेखा की कुल लंबाई कितनी हो जाएगी? तो 7516 किलोमीटर हो जाएगी। ये भी एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक है। और भारत की तटरेखा पर कुल 9 राज्य स्थित है, 9 राज्य हो जाएंगे और 4 यूटी स्थित है। तो तटरेखा पर 9 राज्य है और 4 यूटी स्थित है, टोटल लंबाई 7516 है। सबसे लंबी तटरेखा गुजरात लगाता है। बांकापुरा मयूर अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो बताइए दोस्तों, बांकापुरा मयूर अभ्यारण्य जो है यहाँ पर किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ पर कर्नाटक राज्य में स्थित है। यहाँ पर काफी सारे मोर आके पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से विवाद से संबंधित गीत है, तो विवाद से संबंधित गीत आपका कौन कौन सा हो जाएगा? कुकुडल गीत, सीटने गीत, फलसड़ा गीत, फवाड़े गीत। फवाड़े जो है दोस्तों यहाँ पर विवाद से संबंधित नहीं है, बाकी तीनों आपके विवाद से संबंधित है, याद रखिएगा। कुकुडलू, सीटने तो आपको पता होगा, फलसड़ा, तो ये आपके दोस्तों विवाद से संबंधित गीत हो जाएंगे। तो यहाँ पर 1, 2, 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। डोला मारुरा दुआ नामक काव्य ग्रंथ किस कवि ने लिखा है? तो डोला मारुरा दुआ किसके द्वारा लिखा गया पता होगा, कवि कल्लोल के द्वारा लिखा गया है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। राजस्थानी का प्रथम काव्य ग्रंथ है दोस्तों, तो राजस्थानी का प्रथम काव्य ग्रंथ डोला मारुरा दुआ है, जो कि कवि कल्लोल के द्वारा लिखा गया है। अगला सवाल देखिए, मेवाड़ी शैली से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए तथा दिए गए कूटों में से सही कूट का चयन कीजिए। मेवाड़ शैली के अंतर्गत पोथी ग्रंथों का अधिक चित्रण हुआ है, तो ये बात तो बिल्कुल सही है, पोथी ग्रंथों का अधिक चित्रण हुआ है मेवाड़ शैली में। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूनी नामक ग्रंथ की रचना 1360 ईस्वी में की गई, तो ये बात गलत हो जाएगी। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूनी की जो है दोस्तों रचना ये आपकी 1260 ईस्वी में की गई थी, ठीक है, याद रखिएगा, तेज सिंह के काल में। तो ये बात आपकी गलत हो जाएगी, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, सेवाड़ी का जैन मंदिर राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो सेवाड़ी का जैन मंदिर वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सेवाड़ी का जैन मंदिर जो है वो आपका भूमि शैली में बना हुआ है, तो ये सवाल काफी बार एग्जाम पूछा जाता है, भूमि शैली में बना हुआ सबसे प्राचीन मंदिर आपका कौन सा हो जाएगा? तो वो सेवाड़ी का जैन मंदिर है, ठीक है, सबसे पुराना मंदिर है आपका। तो ये कहां पर हो जाएगा? आपका पाली में हो जाएगा। जालान, भगत और भगेरिया क्या है? तो जालान, भगत, भगेरिया ये आपकी हवेली हो जाएगी दोस्तों, शेखावटी की हवेलिया है। जालान, भगत, भगेरिया ये आपकी झुंझुनू में स्थित है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से असुमेलित का चयन कीजिए। तो असुमेलित का आपको चयन करना है दोस्तों। बगड़िया की हवेली झुंझुनू में दी गई है, रामनिवास गोयनका की हवेली झुंझुनू में, बिल्कुल सही हो जाएगी। गोरीलाल बिहारी की हवेली जैसलमेर में, सोने चांदी की हवेली आपकी मानसर झुंझुनू में, तो ये तो बिल्कुल सही है आपका। रामनिवास गोयनका की हवेली झुंझुनू में, ये भी सही है। बगड़िया की हवेली झुंझुनू में, ये भी सही है। गोरीलाल बिहारी की हवेली जैसलमेर दी गई है दोस्तों, यहाँ पर इन्होंने गड़बड़ कर दी। गोरीलाल बिहारी की हवेली जो है दोस्तों ये आपकी कहां पर हो जाएगी? तो ये आपकी शिखर में हो जाएगी, जैसलमेर में ना होकर ये आपकी शिखर में होगी। इसके अलावा ताराचंद रुइया की हवेली, चार चौक की हवेली, चेतराम की हवेली, ये सब आपकी शिखर में हो जाएगी। अगला सवाल देखिए, मिर्जा राजा मानसिंह के मुगल सेवा में जाने के बाद प्रथम सैन्य अभियान कौन सा था? तो मिर्जा राजा मानसिंह जब मुगल सेवा में गए थे दोस्तों, ये आपका पीवाईक्यू में आया हुआ सवाल है दोस्तों, काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। जब आपका रणथंभौर का अभियान सबसे पहले किया था दोस्तों सुरजनहाड़ा के विरुद्ध, तो रणथंभौर का अभियान आप याद रखना, मिर्जा राजा मानसिंह के द्वारा सर्वप्रथम किया गया था, ठीक है, याद रखिएगा। कब किया गया था? तो 1569 में सबसे पहले यही अभियान आपका हुआ था। फिर इसके बाद आपका मानसिंह ने डूंगरपुर के आस्करण को भी हराया था। उसके बाद काफी सारे अभियान हुए थे, एक तो आपका काबुल का हुआ, फिर आपका दोस्तों बिहार का हुआ, फिर आपका उड़ीसा का हुआ। इस तरीके के सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो याद रखिएगा। उड़ीसा का कब हुआ था? तो 1592 में हुआ। बिहार का कब हुआ था दोस्तों? तो बिहार का आपका अभियान 1587 में हुआ था। काबुल का अभियान कब किया था? तो 1585 में किया था। तो ये सन के एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। अगला सवाल देखिए, जयपुर प्रजामंडल कार्यकारिणी से मतभेद होने पर किसने प्रजामंडल प्रगतिशील दल का गठन किया था? तो जयपुर प्रजामंडल से मतभेद होने के कारण प्रजामंडल प्रगतिशील दल का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो चिरंजी लाल के द्वारा किया गया था, लगभग 1941 के आसपास किया गया था। तो चिरंजी लाल आप याद रखिएगा। प्रजामंडल प्रगतिशील दल का गठन किसने किया? चिरंजी लाल ने किया। अगला सवाल देखिए, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। जयसिंहपुरा हत्याकांड इतना विभत्स था कि ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में भी इसकी चर्चा हुई थी। 26 मई 1935 को शिखर दिवस मनाया गया। तो यहाँ पर कौन से कथन दोस्तों आपके सही है? सत्य पूछा गया है, ठीक है, बताइए।
तो यहाँ पर दोस्तों जैसी बुरा हत्याकांड वाला जो है इसकी चर्चा हाउस ऑफ कॉमन्स में नहीं हुई थी। कुंदन कांड की चर्चा जो है वह हाउस ऑफ कॉमन्स में हुई थी आपकी। तो कुंदन कांड जो है वो इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर अप्रैल 1935 में हुआ था। कब हुआ था? यहाँ पर कुंदन कांड अप्रैल 1935 में हुआ था। तो पहला आपका गलत हो गया, शिखर दिवस आपका 26 मई 1935 को मनाया जाता है, ये बात बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, केवल 2। सूची 1 को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है, सिंपल सा सवाल है, मिलान करना है आपको। देखिए सबसे इजी आपका नवीन राजस्थान, तो डी में आपका 2 हो गया, एक ऑप्शन में दिया गया है। ठीक है, अगर आप देसी देसी को मिलाते हो दोस्तों तो देसी देसी आपका हो जाएगा मुंशी मुन्नालाल। राजपुताना हेराल्ड वेरी इंपॉर्टेंट है, हनुमान सिंह हो जाएगा, तो इसको ऐसे याद रखना, राजपुताना हेराल्ड और यहाँ पर आ जाएगा आपका हनुमान सिंह। तो यहाँ पर हरा है आपका और यहाँ पर भी हरा है, इसी तरीके से इसको याद रखना। और राजपुताना गजट जो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर किसका हो जाएगा? मौलवी मुराद अली का हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किस प्रतिहार शासक के शासनकाल में हरिवंश पुराण की रचना की गई? तो हरिवंश पुराण जो है दोस्तों इसकी रचना किसके द्वारा की गई थी? पहली बात तो आप ये ध्यान रखिए, तो हरिवंश पुराण की रचना दोस्तों जिनसेन सूरी के द्वारा की गई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो जिनसेन के द्वारा की गई थी। और जिनसेन और आपका जो उद्योधन सूरी है, जिनसेन उद्योधन सूरी किसके दरबार में थे दोस्तों? तो ये वत्सराज के दरबार में थे। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। उद्योधन सूरी के द्वारा तो कुवल्य माला की रचना की गई थी, जिसमें 18 भाषाओं का वर्णन है, जिसमें एक आपकी मधुभाषा भी शामिल है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। इसकी रचना तो 778 ईस्वी में की गई थी। और दोस्तों ये जो आपकी हरिवंश पुराण है इसकी रचना आपकी दोस्तों 783 ईस्वी में की गई। औरंगजेब के विरुद्ध बने राठौड़ सिसोदिया गठबंधन के समय मेवाड़ का शासक कौन था? तो मेवाड़ के शासक राज सिंह आपके हो जाएंगे जब राठौड़ सिसोदिया गठबंधन हुआ था। और आपके मारवाड़ की पूछे जाए तो अजीत सिंह हो जाएंगे। 1857 की क्रांति के संबंध में असत्य कथन की पहचान कीजिए। तो 1857 की क्रांति के संबंध में असत्य कथन आपको बताना है। कौन सा बताना है? असत्य बताना है। तो अमरचंद भाटिया को राजस्थान का मंगल पांडे कहा जाता है, ये बात बिल्कुल सही है। राजस्थान में क्रांति की शुरुआत 28 मई 1857 को एरिनपुरा छावनी से हुई, तो ये बात गलत है। 28 मई 1857 को हुई थी, लेकिन नसीराबाद छावनी से हुई थी। क्रांति के समय अंग्रेजों का शस्त्रागार अजमेर में था, तो ये बात बिल्कुल सही है। क्रांति के समय राजस्थान का एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस था, तो ये बात भी आपकी सही है। यानी कि यहाँ पर गलत पूछी गई है, तो केवल 2 आपका राइट हो जाएगा। जल्दीबाजी में क्या करेंगे बच्चे? 1 3 4 कर देंगे, तो वहां पर गड़बड़ हो जाएगी। अगला सवाल देखिए, मेवाड़ के भील क्षेत्रों में किन 2 स्थानों पर 2 छावनियां स्थापित की गई? तो किन 2 स्थानों पर 2 छावनियां आपकी स्थापित की गई? खेरवाड़ा और कोटरा में आपकी मेवाड़ के भील क्षेत्रों में खेरवाड़ा और कोटरा में 2 छावनियां स्थापित की गई थी। अगला सवाल देखिए, राजस्थान के किस लोक देवता को सगुन शास्त्री, वचन सिद्ध और चमत्कारी महापुरुष माना जाता है? तो सगुन शास्त्री, वचन सिद्ध, चमत्कारी महापुरुष किसे माना जाता है? तो हरभुजी को माना जाता है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित तत्वों पर विचार कीजिए। संत जामोजी ने 1485 में विष्णु संप्रदाय का प्रवर्तन किया था, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 1485 में दोस्तों आपके विष्णु संप्रदाय का प्रवर्तन किया गया था संत जामोजी के द्वारा, ये बात बिल्कुल सही है। मेवाड़ क्षेत्र में लालदास जी ने नैतिक शुद्धता पर बल दिया, ये बात भी सही है। निरंजनी संप्रदाय में परमात्मा को अलग निरंजन कहा जाता है, ये बात भी आपकी सही हो जाएगी। इसके अलावा सांगलिया गांव में स्थित आश्रम संवर्गी संप्रदाय का प्रमुख केंद्र माना जाता है, तो संवर्गी संप्रदाय का प्रमुख केंद्र सांगलिया गांव सीकर में आपका हो जाएगा, ये भी आपका बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर आपको मिलान करना है दोस्तों। धुलेव का मेला कहाँ पर लगता है? आपका उदयपुर में लगता है। ठीक है, धुलेव का मेला उदयपुर में हो जाएगा। इसके अलावा दधिमती माता का मेला आपका गोरमांग नागौर में लगता है। सालासर हनुमान जी का मेला आपका चूरू में हो जाएगा। नाथद्वारा का मेला आपका राजसमंद में हो जाएगा, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा आपका वीर गीत है? तो कौन सा आपका वीर गीत हो जाएगा? गोरबंद, हरजस, जीरो या सुपना? तो सुपना गीत जो है दोस्तों ये आपका वीर गीत हो जाएगा, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है। देखो सुपना गीत क्या होता है, इसमें क्या करते हैं? पत्नी के द्वारा अपने पति के सपने देखे जाते हैं, फिर सपनों की व्याख्या पत्नी अपनी सहेली को सुनाती है, उसे ही सुपना गीत कहा जाता है, और ये आपका वीर गीत हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा शहर नहीं है? तो कौन सा यहाँ पर आपका हड़प्पा शहर नहीं है? ये आपका इंडियन हिस्ट्री का सवाल है। किसका सवाल है? आपका भारतीय इतिहास का सवाल है। लोथल, धोलावीरा, सोदकाको, ये तीनों दोस्तों आपके जो है ये आपके हड़प्पा शहर है। सोदकाको बीच में आता है, लेकिन मेहरगढ़ जो है दोस्तों ये आपका बलूचिस्तान में स्थित है, और ये आपका हड़प्पा शहर में नहीं आता है, ये आप याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, किस वेद में सबसे प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में जानकारी दी गई है? तो सबसे प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में जानकारी आपको ऋग्वेद में मिलेगी। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित घटनाओं को उनके कालानुक्रमिक व्यवस्थित कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों आपका, ऐसा सवाल आपको इंडिविजुअल देखने को मिल सकता है। ठीक है, हंटर आयोग, सेडलर आयोग, वुड्स डिस्पैच, सार्जेंट योजना। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो हंटर आयोग जो है दोस्तों ये आपके 2 आयोग थे, एक तो आपका शिक्षा से संबंधित आयोग था और एक जलियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित आयोग था। तो यहाँ पर शिक्षा वाले आयोग की बात की जा रही है, क्योंकि वुड्स डिस्पैच जो है इसका संबंध भी दोस्तों आपके शिक्षा से हो जाएगा। ठीक है, डलहौजी के समय वुड्स डिस्पैच आपका आया था। हंटर आयोग जो है 1882 का आपका हो जाएगा। सेडलर आयोग कब का है? तो सेडलर आयोग आपका 1917 का हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, और सार्जेंट योजना आपकी 1944 हो जाएगी। तो इनको क्रम से जमा दीजिए, सबसे पहले आपका 3rd आ जाएगा, फिर आपका 1 आ जाएगा, तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित समाज सुधारकों में से किसके प्रयासों के कारण 1856 में पहला हिंदू विवाह पुनर्विवाह अधिनियम पेश किया गया और पारित किया गया? तो यहाँ के ईश्वरचंद्र विद्यासागर जो थे दोस्तों, इनकी वजह से ही आपका दोस्तों पहला हिंदू विवाह पुनर्विवाह अधिनियम पेश हुआ था 1856 में। ईश्वरचंद्र विद्यासागर आप याद रखेंगे, इनका जो है वो पत्रिका याद रखना, सोम प्रकाश जो है वो इनकी पत्रिका है दोस्तों। सोम प्रकाश एग्जाम में पूछी जाती है, इनकी पत्रिका हो जाएगी। ठीक है, और बहुविवाह जो नामक पुस्तक है, बहुविवाह नामक पुस्तक वो भी इनके द्वारा लिखी गई है। ठीक है, इसको इसी तरीके से याद रखना भैया, जो है ईश्वर जो भगवान होते हैं वही आपके बहुविवाह कर सकते हैं, इंसान के बस की तो बात है नहीं। तो ईश्वरचंद्र विद्यासागर आपका बहुविवाह याद रख सकते हो आप। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित दिल्ली सल्तनत शासकों में से किसने दक्षिण भारत को जीतने के लिए मल्लिक काफूर के नियंत्रण में अपनी सेना भेजी थी? तो मल्लिक काफूर जो था दोस्तों ये किसका सेनापति हो जाएगा? आपका अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति हो जाएगा। इसने ही मल्लिक काफूर को भेजा था दक्षिण अभियानों में दोस्तों। निम्नलिखित में से किसका निर्माण शाहजहां द्वारा नहीं करवाया गया? तो शाहजहां के द्वारा दोस्तों लाल किला दिल्ली का निर्माण करवाया गया था, जामा मस्जिद दिल्ली का निर्माण करवाया गया था, और शालीमार बाग का निर्माण करवाया गया था। लेकिन बुलंद दरवाजे का निर्माण जो है दोस्तों ये तो आपका अकबर के द्वारा करवाया गया था, ये आप याद रखिएगा। 1602 ईस्वी में बुलंद दरवाजे का निर्माण जो है ये अकबर के द्वारा दोस्तों गुजरात विजय के उपलक्ष्य में करवाया गया था। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से असुमेलित है? बुद्ध चरित्र अश्वघोष, नाट्यशास्त्र भरतमुनि, प्रश्नोत्तर मलिका, अमोघ वर्ष, नरपतुंग यहाँ पर दिया गया है, लीलावती, कामन यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर गलत हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगला सवाल देखिए, जब कोई राज्यपाल किसी राज्य के राज्यपाल पद धारण के साथ साथ यदि अन्य राज्य के राज्यपाल के रूप में भी पद धारण करता है तो उसके उपलब्धियों एवं भत्ते के विषय में निर्णय कौन करता है? तो उपलब्धियों और भत्तों के विषय में निर्णय कौन करेगा? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। अगर वो एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनता है तो कौन निर्णय करेगा? राष्ट्रपति। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान का पहला मुख्यमंत्री रहा जो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के समय विधानसभा का सदस्य नहीं था? तो जो कि विधानसभा का सदस्य नहीं था ये कौन है? आपके भैरव सिंह शेखावत है। जब ये मुख्यमंत्री बने दोस्तों तो ये आपके विधानसभा के सदस्य नहीं थे।
अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है? 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम में नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत का प्रावधान रखा गया। तो ये बात बिल्कुल सही है दोस्तों। 74 वाला संविधान संशोधन हुआ था, यह आपका जो है नगर पालिका से संबंधित हो जाएगा, आपका नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत से संबंधित हो जाएगा। राजस्थान सरकार ने नगर पालिका परिषद के स्थान पर नगर पंचायत सैनिक का गठन किया, तो ये बात आपकी गलत हो जाएगी। नगर परिषद के स्थान पर नगर पंचायत का गठन किया, ये बात आपकी गलत है। तो यहाँ पर केवल 1 आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। सर्वप्रथम किस वर्ष समूचे राजस्थान राज्य में ग्राम पंचायतें संस्थापित की गई? तो ये भी आपका महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों। देखो सवाल को ध्यान से पढ़ना है। इसमें क्या पूछा गया है? इसमें पूछा गया है सर्वप्रथम किस वर्ष समूचे राजस्थान में, पूरे राजस्थान में राज्य में ग्राम पंचायतें संस्थापित की गई। तो ये दोस्तों सबसे पहले कब की गई थी? तो सबसे पहले 1953 में की गई थी दोस्तों। सबसे पहले 1953 में राजस्थान पंचायती राज अधिनियम आया था और उस समय राज्य में ग्राम पंचायतों की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। ठीक है, जब आपके जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ग्राम पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना 1959 में नागौर बक्सरी गांव नागौर से की गई थी। लेकिन इसका आंसर आपका 1953 हो जाएगा, सबसे पहले का पूछा गया है, क्योंकि राजस्थान पंचायती राज अधिनियम आपका कब का हो जाएगा? 1953 का हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, राजस्थान विधानसभा में अध्यक्ष या पीठासीन व्यक्ति की अनुमति के बिना किसी प्रस्ताव पर भाषण की अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? तो दोस्तों अगर आपको अध्यक्ष और पीठासीन की अनुमति नहीं मिली है तो आप कितनी देर तक भाषण दे सकते हैं? तो 15 मिनट तक आप भाषण दे सकते हैं। अगला सवाल देखिए, सार्वजनिक शिकायतों के समाधान के लिए कौन सा अधिनियम लागू करने वाला राजस्थान पहला राज्य बना है? तो सार्वजनिक शिकायतों के निवारण के लिए दोस्तों राजस्थान कौन सा राज्य बना है? कौन सा अधिनियम लागू करने वाला? तो सुनवाई का अधिकार अधिनियम लागू करने वाला राजस्थान पहला राज्य बना है। आयोग में कार्य संचालन हेतु राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग विनियमन बनाए गए। तो ये सवाल मैंने आपको मानवाधिकार में करवाया दोस्तों। अभी मैंने आपको मानवाधिकार पढ़ाया था, 16 से 17 मिनट का वीडियो डाला था दोस्तों, उसमें मैंने ये सवाल आपको करवाया। ये आपका पीवाईक्यू में आरपीएससी के द्वारा पूछा हुआ सवाल है। यहाँ पर आपका राइट आंसर 2001 हो जाएगा। यहाँ पर पूछा गया विनियम, तो विनियम आपका 2001 हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, राजस्थान के पहले और एकमात्र उप लोकायुक्त कौन थे? तो पहले और एकमात्र उप लोकायुक्त आपके श्री केपीयू मेनन हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? केपीयू मेनन हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए, राजस्थान राज्य महिला आयोग अधिनियम 1999 की कौन सी धारा में आयोग के कार्य उल्लेखित है? तो आयोग के कार्य जो आपके उल्लेखित है दोस्तों, वो आपकी धारा 11 में उल्लेखित है। किसमें उल्लेखित है? धारा 11 में आपके महिला आयोग के कार्य दिए गए हैं। राजस्थान में प्रोजेक्ट लेपर्ड के अंतर्गत सर्वप्रथम निम्नलिखित में से किस अभ्यारण्य का चयन किया गया था? तो प्रोजेक्ट लेपर्ड के अंतर्गत सर्वप्रथम किस अभ्यारण्य का चयन किया गया? तो ये तो आप देखते बता दोगे दोस्तों, झालाना जयपुर वाला जो है ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आम लोगों के वन्य जीवों के प्रति जागरूकता हेतु वन विभाग राजस्थान के द्वारा जालोर जिले के निम्नलिखित में से कौन सा शुभंकर निर्धारित किया गया? तो जालोर जिले का शुभंकर क्या हो जाएगा दोस्तों? भालू हो जाएगा। निम्नलिखित में से जलोढ़ मृदा की कौन सी विशेषताएं हैं? तो जलोढ़ मृदा जो है दोस्तों इसकी कौन सी विशेषता आपकी हो जाएगी? इसका पानी संग्रह की क्षमता कम होती है, तो इसकी पानी संग्रह करने की क्षमता कम होती है, तो ये तो इसकी विशेषता नहीं है दोस्तों। ठीक है, ये इसकी विशेषता नहीं है, ये आप याद रखिएगा। यह उपजाऊ मृदा है, तो ये आपकी उपजाऊ मृदा हो जाएगी, ये बात सही है। इसमें कैल्शियम, फास्फोरस और लौह तत्व की कमी पाई जाती है, तो ये बात भी गलत है, इसकी अधिकता होती है दोस्तों। ठीक है, कैल्शियम, फास्फोरस और लौह तत्व की अधिकता होती है, और यह बालुई मिश्रण है, तो ये आपका बालुई मिश्रण हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर जो होगा ये बालुई मिश्रण है, ये बात भी आपकी सही है। ठीक है, इसमें पानी संग्रह करने की क्षमता जो है वो ज्यादा होती है दोस्तों, कम नहीं होती है, तो ये आप याद रखना। क्षमता इसकी अच्छी होती है, मतलब बहुत ज्यादा भी नहीं होती है काली मिट्टी के बराबर, लेकिन होती है, अच्छी खासी होती है। तो यहाँ पर 2 और 4 आपका करेक्ट होगा। ठीक है, अभी जो इंग्लिश के सवाल है दोस्तों, यहाँ पर आपका पैराग्राफ दिया गया है, तो पैराग्राफ वाले सवाल तो मैं आपकी छोड़ा हूँ। इसके अलावा जो बाकी के सवाल है वो हम देख लेते हैं। जैसे कि आपका पैराग्राफ वाले 92 तक है, फिर इसके बाद हम देखते हैं। यहाँ पर एरर आपको ढूंढनी है। दे आर मैरिड सिंस 2015, तो दे आर मैरिड सिंस 2015 यहाँ पर आपको बताना है किसमें मिस्टेक है। तो भैया यहाँ पर दे आर में मिस्टेक है, दे आर में यहाँ पर मिस्टेक हो जाएगी आपकी। ठीक है, क्यों मिस्टेक हो गई यहाँ पर दे आर में आपकी दोस्तों? क्योंकि यहाँ पर आपका सिंस दिया गया है और ये आपका कौन सा टेंस हो जाएगा? परफेक्ट टेंस हो जाएगा। तो परफेक्ट टेंस में आपका क्या आना चाहिए? दे हैव बीन आना चाहिए। क्या आना चाहिए दोस्तों? दे हैव बीन आना चाहिए। दे हैव बीन मैरिड सिंस 2015, तो यहाँ पर ए आपका गलत हो गया। अगला सवाल देखिए, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स मस्ट सबमिट देयर असाइनमेंट्स बाय टुमारो, तो यहाँ पर भी दोस्तों ईच ऑफ द स्टूडेंट्स आ गया, तो यहाँ पर आपकी सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए, जबकि यहाँ पर देयर आ गया, तो ये भी आपका गलत हो गया। तो देयर असाइनमेंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। यहाँ पर क्या आना चाहिए आपका? अगर ये सवाल आपसे पूछा जाए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 94, तो क्वेश्चन नंबर 94 जो है इसमें आपका क्या होना चाहिए? ईच ऑफ द स्टूडेंट्स मस्ट सबमिट हिज और हर असाइनमेंट बाय टुमारो, या तो हिज आना चाहिए या हर आना चाहिए। अगला सवाल देखिए, टू टर्न द टेबल्स मींस, तो टू टर्न द टेबल्स मींस क्या हो जाएगा? तो टू टर्न द टेबल्स, तो इसका मतलब हो जाएगा दोस्तों टू चेंज द सिचुएशन इन योर फेवर, हम उसे अपने फेवर में बदलने की कोशिश कर रहे हैं सिचुएशन को, टू टर्न द टेबल्स। अगला सवाल देखिए, टू पुल अ लॉन्ग फेस, तो टू पुल अ लॉन्ग फेस, तो कभी कभी हम लंबा फेस बना लेते हैं, टू पुल अ लॉन्ग फेस, तो टू लुक वेरी सैड एंड डिसअपॉइंटेड, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, फाइंड आउट द करेक्ट सिनोनिम ऑफ दिस वर्ड, ओरिजिनल, ऑथेंटिक और रियल जो आपका दिया गया है इसका सिनोनिम आपको देखना है, तो ओरिजिनल, ऑथेंटिक, रियल का आपका सिनोनिम क्या हो जाएगा? जेन्युइन हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, गिव द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड्स, तो यहाँ पर आपको बताना है गिव द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड्स, एंटोनिम बताना है, एंजिजियस, वेरिड, आपका मिजरेबल, तो इसका दोस्तों आपको एंटोनिम बताना है। क्या बताना है? एंटोनिम, तो इसका एंटोनिम आपका हो जाएगा केयर फ्री। ठीक है, केयर फ्री यानी कि रिलैक्स बिल्कुल, तो ये आपका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। यहाँ पर केयर फ्री हो जाएगा दोस्तों। केयर फ्री का मतलब होगा चिंता विहीन, जबकि एंजाइटी का मतलब क्या हो गया? चिंताहीन, और ये आपका चिंता विहीन हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से असंतृप्त यौगिकों की पहचान कीजिए, तो असंतृप्त यौगिक आपके कौन कौन से होते हैं? जिनमें डबल बॉन्ड आता है और जिनमें ट्रिपल बॉन्ड आता है। ठीक है, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आपका आता है, तो प्रोपेन, प्रोपीन, प्रोपाइन और क्लोरोप्रोपेन यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर कौन से आपके असंतृप्त है? तो एन वाला जो है ये आपका असंतृप्त नहीं होगा, इन वाला और आपका जो आयन वाला है वो आपका असंतृप्त में आ जाएगा, तो प्रोपीन और प्रोपाइन इसमें आ जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है? सत्य पूछा गया है दोस्तों। पादपों में जल व लवण का परिवहन फ्लोएम द्वारा होता है, तो ये बात गलत होगी। जल का परिवहन जो होता है ये जाइलम के द्वारा होता है, जल से जल, जल से जाइलम। प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन CO2 से विमुक्त होती है, तो ये बात भी आपकी गलत हो जाएगी दोस्तों। सभी जीवों के लिए ऊर्जा का एकमात्र स्रोत सूर्य है, तो सभी जीवों के लिए ऊर्जा का एकमात्र स्रोत सूर्य है, तो सभी के लिए है, ये बात गलत हो जाएगी। छुई मुई पौधे की पत्तियां कंपानुकुंचन दर्शाती है, तो ये बात आपकी सही है, ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, बरसात के दिनों में जल पर बनी तेल फिल्म रंगीन दिखने का कारण है, तो जल पर बनी जो तेल की फिल्म होती है वो रंगीन क्यों दिखाई देती है बरसात के दिनों में? ये आपसे पूछा गया है।
और ये आपका महत्वपूर्ण सवाल है। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रकाश का व्यतिकरण। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। प्रकाश का व्यतिकरण क्या होता है दोस्तों? जब दो प्रकाश की तरंगें होती है जो कि आपकी समान आवर्ती की होती है और एक ही दिशा में गमन करती है, तो जब उनका अध्यारोपण होता है, जब वो मिलती है दोस्तों, तो उनके फलस्वरूप जो है वो तीव्रता में परिवर्तन हो जाता है। इसे ही प्रकाश का व्यतिकरण कहा जाता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, इसकी वजह से होता है इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखना इसको अलग से। आगे देखिए, कॉफी पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? तो कॉफी आपको किस भाग से प्राप्त होती है? बीज से प्राप्त होती है कॉफी। गैस्ट्रीन कार्य करता है। तो गैस्ट्रीन जो होता है दोस्तों वो जठर स्त्रावन का कार्य करता है। ये आपको पता होगा, जठर स्त्रावन का कार्य गैस्ट्रीन के द्वारा किया जाता है। मादा के प्राथमिक जननांग है। तो मादा के यहाँ पर प्राथमिक जननांग पूछे गए। तो प्राथमिक जननांग में कौन सा आएगा दोस्तों? आपका अंडाशय, अंडवाहिनी, गर्भाशय, योनि। तो यहाँ पर दोस्तों प्राथमिक जननांग में केवल आपका अंडाशय आएगा। क्या आएगा? अंडाशय आएगा केवल। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अंडवाहिनी, गर्भाशय, योनि जो है ये आपके द्वितीय जननांग हो जाएंगे। ठीक है, तो 104 में आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। देखो, अंडवाहिनी, गर्भाशय, योनि जो है वो भी जननांग के भाग है, लेकिन वो द्वितीय जननांग के भाग है। केवल अंडाशय जो है वो आपका प्रथम जननांग में आता है, प्राथमिक जननांग में। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से रक्त के कार्य कौन से हैं? तो रक्त के कार्य कौन से हो जाएंगे? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का वातावरण व ऊतकों के मध्य विनिमय करना, ये बात बिल्कुल सही है। अवशोषित उत्पादों को ग्रहण करना, ये बात गलत हो जाएगी। रक्त क्यों ग्रहण करेगा? शरीर को नियंत्रित करना, ये बात भी सही है। पोषक तत्वों का शरीर के विभिन्न स्थानों तक परिवहन, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ये 4 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 1/3 4 यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने आपको सारे सवाल करवा दिए। अब आपके मैथ्स के रीजनिंग के सवाल बचे हैं, तो इसकी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दूंगा, तो वहां से आप इसको चेकआउट कर लेना, वहां से आप इन सवालों को सोल्व कर लेना। ज्यादा सवाल नहीं है, मैथ रीजनिंग आप करोगे तो ये भी आपके आराम से हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू सो मच। और वीडियो अगर वाकई में पसंद आया तो लाइक जरूर करें और शेयर भी करें।